वज़ीर आला के तौर पर 2014 फरवरी मार्च के उस वक्त के गवर्नर साहब के खुतबे के बाद और हिज़्ब इख्तिलाफ में रह के 2018 के सेशन में इन 6-6.5 साल के अरसे में इतना कुछ बदला कि कभी कभी यकीन नहीं आता। हमने इतना कुछ खोया है। कभी कभी जब मैं सोचता हूं कि हम कहां पे थे, आज कहां पे हैं, तो यकीन नहीं होता। जब मैं पिछली बार इस हाउस में खड़ा था, हम एक रियासत थे, हमारा अपना झंडा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, इस मुल्क में हमारा एक हमारी अलग हैसियत थी, अलग मुकाम था। वो सारा कुछ हमसे लिया गया। लेकिन जहां पर मुझे इस बात का अफसोस है और रहेगा कि हमने कितना कुछ खोया है, उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पे मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा और करके बिना रुकूंगा नहीं। ये पहला सेशन इस असेंबली का वक्त के लिहाज से काफी छोटा, लेकिन एजेंडा और अचीवमेंट्स के लिहाज से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के तमाम वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे हमारे लिए वोट दिए, चाहे किसी और जमात के लिए वोट दिए, लेकिन आए, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए, लाइनों में खड़े रहे, अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ कि इस हाउस से उनके जज्बातों की तर्जुमानी होगी, उनको इस हाउस से अपनी आवाज सुनाई देगी, हम मेंबरों से उनके मसले और मसाइल का हल होते हुए वो देखना चाहेंगे। मैंने पहले दिन से कहा कि असेंबली जम्मू कश्मीर के आवाम की असेंबली है, यह हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। बेशक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हमें सपोर्ट कांग्रेस का है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यह हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं है। यह हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो इस असेंबली में मौजूद हैं। यह हुकूमत उन लोगों की भी है जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया या अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है। हम खिदमतगार हैं,
मालिक वो हैं। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। शायद बहुत लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ऐलान होने से कुछ दिन पहले भी कई सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा ना ये कोई ना कोई बहाना बना के इलेक्शन टाल देंगे, नहीं होने देंगे इलेक्शन। यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हुए देखना भी नहीं चाहते थे, जिनको शायद लग रहा था कि किसी भी हाल में यहां इलेक्शन नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तैयारी नहीं थी कि कभी दोबारा यहां जम्मू कश्मीर में एक लोगों की चुनी हुई असेंबली होगी। मुझे आज भी याद है मुझे कितना दुख हुआ था जब टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और मैंने जब वो सेट देखा, मैंने कहा ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। और फिर मैं देखता हूं कि ये जम्मू की हमारी असेंबली कॉम्प्लेक्स थी, जम्मू का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का हॉल, जिसको एक फिल्म के सेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। स्पीकर साहब, कितने अफसोस की बात, जब हुकूमत को डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का सिलसिला करना था, उनको और कोई जगह नहीं मिली। जम्मू का हमारा असेंबली कॉम्प्लेक्स उनके हवाले किया गया। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जिन कुर्सियों पे हमारे मेंबर बैठे हैं, वहां पे लोग टेबलों पे पैर ऊपर किए हुए पता नहीं क्या काम किए जा रहे थे, शायद ये सोचते हुए कि ये गए, नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखिए, इलेक्शन हुए, नतीजे आए और ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं उन्होंने अपनी जगह इस हाउस में वापस ली। वक्त भी कैसे बदलता है स्पीकर साहब। ये जो हमारे ये नई टेक्नोलॉजी है ना, ये भी कभी कभार अजीब चीजें कर देती हैं। इन फोन में एक आदत है, ये पुरानी तस्वीरें आपको याददाश्त के तौर पे जो है सुबह सुबह वो स्क्रीन पे आ जाते हैं कि 1 साल पहले आप ये कर रहे थे, 2 साल पहले आप ये कर रहे थे। आज सुबह भी मेरे फोन ने यही किया, कहा कि 5 साल पहले आप ये कर रहे थे। और मैंने जब तस्वीर देखी, मैंने अपने आप को पहचाना नहीं। दाढ़ी थी, जम्मू कश्मीर रियासत का गेस्ट हाउस में मैं मेहमान बना हुआ था, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे कई सारे साथी यहां SKICC में बैठे हुए थे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। बर्फ पड़ी हुई थी, आज तो सूखा है, 5 साल पहले इसी दिन जबरदस्त बर्फ पड़ी थी। और हमें बेइज्जत करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी उस वक्त। मेरी बहन मुझसे मिलना आना चाहती थी उस गेस्ट हाउस में, एक अफसर से इजाजत लेनी थी सेक्रेटेरिएट में। बाहर वाले गेट से उनको उतरवा के उनके जेब बैग सारा खाली करवा के फिर थोड़ी ना, वो हालात ही ऐसे थे, कोई नहीं।
और फिर भटकते भटकते वो सेक्रेटेरिएट में दरवाजे खटखटाते रही, क्योंकि कोई बताने की इजाजत देनी है वो बैठता कहां पर है। मेरे साथी जो SKICC से MLA हॉस्टल शिफ्ट हुए, इनके साथ ऑनरेबल मेंबर तनवीर सादिक साहब के छोटे से बच्चे को तक उसके डायपर की तलाशी। सजाद लोन साहब यहां बैठे नहीं है, किस तरह उनके सामान को खोल खोल के एक एक चीज को वहां सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। आखिरकार हमारी खता क्या थी? क्या हमने मुल्क के झंडे को यहां कायम और दायम रखा? कि हमने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लिए होगा इस आईन के दायरे में होगा? हमने इलेक्शन लड़े? और क्या खता थी हमारी? खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ हमने कोई बगावत नहीं की, लेकिन वो दौर कुछ और था। चलिए, जैसे कहते हैं रात गई बात गई, वो दिन भी गया। आज एक नई शुरुआत है, इसलिए जिन चीजों का मैंने अभी जिक्र किया शायद दोबारा कभी करूंगा नहीं, क्यों जरूरत नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हमेशा पीछे मुड़ के देखे। मेरी नजर आगे की तरफ है, मेरी नजर पीछे की तरफ नहीं, मंजिल की तरफ है, और इंशाल्लाह तेजी से मंजिल की तरफ चलता रहूं। मैं अगर खड़ा हूं आज यहां तो LG साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करने के लिए, जो खुतबा उन्होंने यहां इस हाउस के सामने पेश किया। हम चाहते थे कि तफसीलन एक बहस हो, एक डिस्कशन हो, जिसमें हर तरफ से ऑनरेबल मेंबरान हिस्सा लें, अपनी बात सामने रखें। हम चाहते थे कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अगले साल का एजेंडा रखा गया, हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से, हमारे जो लोगों के साथ किए गए वादे हैं उसके हवाले से, उस पर बात हो। हम चाहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के हवाले से जिन्होंने जिक्र किया, जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से जिक्र किया, मैं चाहता था कि उस तरफ जो हमारे ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, मैं उनसे सुनना चाहता था कि चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स उनको नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं वो। स्टेटहुड पे मैं उनसे सुनना चाहता था कि उनकी क्या सोच है, क्या इरादे हैं उनके। लेकिन बहस के बजाय यहां हमें ड्रामा को देखने को मिला। कोई कुर्सी पे खड़ा, कोई टेबल पे खड़ा, कोई यहां हमारे रिपोर्टर्स के टेबल पे, तो कुछों ने तो सेक्रेटरी साहब के टेबल को भी नहीं छोड़ा। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि वोटर इन चीजों को पसंद नहीं करता, और मेरा तजुर्बा रहा है कि हुकूमत के लिए सबसे आसान काम तब होता है जब हाउस में शोर होता है, क्योंकि हम जवाबदेह बनते नहीं हैं। मैं जब मरकज में वाजपेयी साहब की हुकूमत में वजीर था, मैं बेसब्री से उस दिन हाउस में शोर का इंतजार करता था जिस दिन मुझे सवाल के जवाब देने होते थे। हुकूमत के लिए शोर शराबा सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमें फिर किसी चीज का जवाब नहीं देना होता। जिन लोगों ने शोर शराबा करके यहां से चले गए, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुए। उनका काम था हमें जवाबदेह बनाना,
हमसे कुछ अश्योरेंसेस हासिल करना, लेकिन चलिए नहीं किया। स्पीकर साहब, पिछली बार जब हम इस हाउस में मिले थे, आखिरी बिजनेस जो रेजोल्यूशन के तौर पे हाउस ने उस वक्त पास किया, मुझे और मेरे कुछ साथियों को अच्छी तरह से याद होगा। वो रेजोल्यूशन था जिससे हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस कराई गई। हमें जो अपने टैक्स लगाने के इख्तियारात थे वो हमसे छीने गए। हमें जीएसटी का वो निजाम जो है हमारे ऊपर ठोसा गया। हमने चीखा, चिल्लाया, एहतजाज किया, शोर किया। मैं उस वक्त उस तरफ था, बहुत कोशिश की कि ना हो। मेरे कुछ साथी जो यहां मेरे साथ बैठे हैं, हमने टेबल थपथपाए, जितना हमसे हो सका हमने किया, क्योंकि हम जानते थे इसका नतीजा क्या होगा। और इसका नतीजा आखिरकार 5 अगस्त 2019 ही निकला, जिसमें जो बचा कचा था वो भी हमसे लिया गया। आज जो लोग यहां रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं और बैनर और पोस्टर उठाते हैं, उनको तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने यहां इस हाउस में क्या किया था जब वो पिछली बार यहां पे थे। बड़ा आसान है 370 के हवाले से अब बात करना। जब बचाने का मौका था तब क्या किया, जब रोकने का मौका था तब क्या किया। तब तो मिली भगत थी इन लोगों के साथ। तब तो हुकूमत चलाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना कोई इनसे सीखे। कब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्होंने। चलिए, पहली मर्तबा अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, उनके पास कोई चारा नहीं था तो कर दिया इन लोगों के साथ अलायंस। लेकिन जब 1 साल बाद जब मुफ्ती साहब वफात पा गए और उस वक्त पीडीपी के तरफ से दोबारा कुछ डिमांड्स जो हैं, शराइत रखे गए थे मरकज की हुकूमत के सामने कि हमें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, हमें एजेंडा ऑफ अलायंस प्लस कुछ और चाहिए। क्या मिला? 3 महीने इंतजार कराया हुकूमत बनाने से पहले, लेकिन जब हुकूमत बनी उसी तनख्वाह पे काम किया। तो कॉम्प्रोमाइज आप हमें मत सिखाइए ना। कॉम्प्रोमाइज का नतीजा ही है कि हम यहां पहुंचे। अब ये हमें कहेंगे कि ना आप लोग भी बीजेपी के साथ थे, लेकिन वहां पे, यहां नहीं। इनका मॉडल अलग था। ये वहां बीजेपी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां लाने में उनको कोई एतराज नहीं था। हमने उल्टा किया। हमने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करने के लिए एनडीए के साथ वहां हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी को यहां पनपने नहीं दिया हमने। आपको याद होगा राठौर साहब, जब जम्मू में बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का, मैं मिनिस्टर था वाजपेयी साहब की हुकूमत में। उसके बावजूद हमने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और जम्मू की सीट से बीजेपी को हरवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब कराया वहां पे। शायद उसी बात का नतीजा है और उसी बात की सजा हमारे बेचारे रजौरी पुंछ के उम्मीदवारों को दी गई कि जम्मू से काट के उनको अनंतनाग के साथ लाया गया, क्योंकि बीजेपी ने कभी उस हार को तस्लीम नहीं किया। अब हमारे
हमारे रेजोल्यूशन के हवाले से बात आती है, कहते हैं कि दिस रेजोल्यूशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। कहां का कॉम्प्रोमाइज था? पहले दिन तो इसी रेजोल्यूशन को लेके ये सब टेबल थपथपा रहे थे। चलिए, अगर उस वक्त माहौल में और गर्मी में एहसास नहीं हुआ, 10-15 मिनट के बाद तो पढ़ा होगा। मुझे गले लगने आए मेरे चेंबर में, मुझे शुक्रिया और मुबारक किया। तब तक तो पढ़ा होगा। मैं मानता हूं जब यहां हाथ में हिला रहे थे तब शायद पढ़ा नहीं था, लेकिन हाउस एडजर्न होने के बाद जब बाहर आए तब तक तो पढ़ लिया होता। लेकिन मुझे गले लगे, मुझे मुबारकबाद किया, कहा कि ये हिस्टोरिक है। पता नहीं 10-15 मिनट में हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज कैसे बना? ऐसा रेजोल्यूशन लाना जो फटाफट मरकज रद्दी की टोकरी में फेंके, ये तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है। इसमें कौन सी अक्लमंदी है? मैं अभी 2 जुमले कागज पे लिख लूंगा, आपसे पढ़वा लूंगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे ना उसको नजरअंदाज करने में। लेकिन एक ऐसा रेजोल्यूशन इस हाउस से पास कराना जिससे लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो पाए, जिससे कि दुनिया को यह पता चले कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में हमारी राय नहीं ली गई, हमारी मंजूरी इसमें शामिल नहीं थी, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खसूसी दर्जा वापस मिले, और वो रेजोल्यूशन फौरी तौर मरकज से रिजेक्ट हो ना पाए। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा अक्लमंदी का सबूत आपको क्या चाहिए? अगर हमने ऐसा रेजोल्यूशन लाया होता जो फटाफट रिजेक्ट होता, जिन लोगों के इशारों पे अब ये शोर कर रहे हैं वो कहते देखो इस हाउस का कोई मतलब ही नहीं है, इस हाउस की तौहीन हुई और ये लोग खामोश रहे। जम्मू कश्मीर असेंबली इज पावरलेस। बेहतर है ये लोग घर जाकर बैठे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ तो इस रेजोल्यूशन में है कि आज भी तकरीरों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करके हमें निशाना बना रहे हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ये कमजोर होता, अगर ये उसमें कुछ होता नहीं तो इस रेजोल्यूशन का कहीं जिक्र ही नहीं होता, खामोश रहते, इसके हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन यहां से पास किया है वो वाकई एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इससे दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते। हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, ये देखते हुए कि माजी में हमारे पास क्या था। हम कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जिससे कि हम कहीं किसी दायरे में बंद हों या हमारे ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हों। इसलिए हमने जानबूझ के जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात की। मैं जानता हूं इस मौजूदा हुकूमत से, मरकज की हुकूमत से हमें कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होंगे। कभी ना कभी तो निजाम बदलेगा, कभी ना कभी तो हालात बदल जाएंगे। तो हम क्यों पहले ही अपने आप को किसी दायरे में बंद करें और कहें कि हम इतना ही आपसे मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए सोच समझ के हमने अल्फाज वो इस्तेमाल किए
कल को मुमकिन है मेरी हुकूमत नहीं होगी, कोई और यहां बैठा होगा और मरकज की हुकूमत बदल गई होगी। उनके लिए एक रोड मैप आगे चौक करना, एक डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत के अगर हमने अपने आप को एक दायरे में बांधा होता। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद मुझे एक और बात का एहसास हुआ, जिस बात की मुझे खुशी है। लोगों को अपनी आवाज वापस मिल गई है, लोग बात कर पा रहे हैं। हमें एक घुटन सा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि हम बात नहीं कर सकते, अपने जो अंदर के ख्यालात हैं उनको हम बाहर ला नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे लोगों के कंधों के ऊपर एक जो बोझ था, एक दबाव था, वो उठ गया है। मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि कई सारे वो लोग जो 5 साल पूरी तरह से खामोश हो गए थे, जिनके कलम चलना बंद हो गए थे, जिनके कंप्यूटर के कीबोर्डों पे जंग लग गया था, जो सोशल मीडिया को भूल गए थे, आज अचानक उनको भी अपनी आवाज जो है दोबारा बहाल करने का एक मौका मिल रहा है। पिछले 5 साल तक क्या वजह थी कि वो बोल नहीं पाए, मैं इसमें कह नहीं सकता, लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम वो अपने आप को इतना मतलब आजाद महसूस करते हैं कि वो खुल के अब अपनी बात जो है सामने लाते हैं। और जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी। अब इसमें आगे और हमें ज्यादा जाना होगा, मैं थोड़ी देर के बाद उस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों को, साथियों को एक छोटा सा मशवरा जरूर दूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप और फेसबुक के बुनियाद पे अपनी पार्टी की पॉलिसीज को मत कायम करिए ना। ये चंद ही लोग हैं जो व्हाट्सएप और ट्विटर पे तबसरा करते हैं और आप लोग जो है फिर उसी चीज को एजेंडा बना लेते हो। ये खैर का नहीं है आपके। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल आपको याद नहीं किया, अब अचानक उनको याद आया है। मुझे शक है, बाकी हकीकत क्या है वो यही बेहतर जानते हैं। इस रेजोल्यूशन पे भी जो तब्दीली आई इनके सोच में, वो इसी यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप का नतीजा है। यही 1-2 फेसबुक पे लिखने वालों के कमेंट्स का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ट्विटर पर लिखता बहुत कुछ हूं लेकिन पढ़ता बिल्कुल नहीं। फेसबुक देखने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं है और व्हाट्सएप के हवाले से मैं कभी अपने वालिद साहब से सुनता हूं, बाकी और नहीं। तो मैं तो कम से कम जम्मू कश्मीर के आवाम को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा कोई व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वाले तय नहीं करेंगे। हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर की आवाम तय करेगी।